Hello students, I welcome you all in the online lecture series of Database Management System, and today we are starting our unit 2 and I will explain the concept of ER model and we'll discuss various notations used in ER diagram. So let's get started. So this is your unit 2. इस यूनिट की जो हेडिंग है वो है डेटा मॉडलिंग यूजिंग एंटिटी रिलेशनशिप मॉडल। तो इस यूनिट को दो पार्ट में डिवाइड किया गया है। पहला आपका डेटा मॉडलिंग के बारे में टॉपिक्स डिज़ाइन किए गए हैं और नेक्स्ट जो पार्ट है वो है रिलेशनल अलजेब्रा। तो डेटा मॉडलिंग के अंदर हम पूरा ईआर डायग्राम के कंसेप्ट्स पढ़ेंगे, उसी से रिलेटेड सारे टॉपिक्स होंगे और जो नेक्स्ट पार्ट है उसमें हम रिलेशनल अलजेब्रा पे मूव करेंगे और उसके बाद हम वेरियस जो अर्थमेटिक ऑपरेशंस हैं या वेरियस अदर सेट ऑपरेशंस हैं उनको हम देखेंगे। सो अभी के लिए जो यूनिट 2 है आपकी, उसकी हेडिंग है डेटा मॉडलिंग यूजिंग एंटिटी रिलेशनशिप मॉडल। तो किसी भी यूनिट में ये जो कोलन लग जाता है इसके बाद के सारे टॉपिक इस पर्टिकुलर हेडिंग के अंडर कवर किए जाते हैं। तो इससे डायरेक्टली कोई इससे रिलेटेड ऐसा नहीं है कि आपसे कोई क्वेश्चन पूछा जाएगा या फिर इस हेडिंग के साथ मैं आपको कुछ एक्सप्लेन करूँ। तो डेटा मॉडलिंग यूजिंग द एंटिटी रिलेशनशिप मॉडल सिर्फ हेडिंग है, इस यूनिट 2 के पार्ट 1 की हेडिंग है ये। और इसके अंदर हमें पढ़ना होगा ER मॉडल कंसेप्ट्स, notations for ER diagram, mapping constraints, concepts of super key, candidate key, primary key, generalization and aggregation। तो ये तो बहुत आगे हम इसको डिटेल में पढ़ेंगे। आज जो हम टॉपिक कवर करेंगे इस पर्टिकुलर यूनिट 2 का वो है ER model concepts and notation for ER diagram. Introduction to ER model. An entity relationship model, that is ER model, describes the structure of a database with the help of a diagram, which is known as entity relationship diagram, that is ER diagram. So ये पूरी लाइन क्या कह रही है? ये लाइन का ये मतलब है कि हम हमारे डेटाबेस का जो स्ट्रक्चर है उसको जब हम डिस्क्राइब करते हैं तो उसके लिए हम जो मॉडल यूज करते हैं उसमें बहुत सारे मॉडल्स आते हैं, जैसे कि रिलेशनल मॉडल, हायरार्किकल मॉडल, नेटवर्क मॉडल, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड मॉडल और ईआर मॉडल। हमारे सब्जेक्ट में हम ईआर मॉडल के ऊपर ही फोकस करेंगे। सो ईआर मॉडल वो मॉडल है जो आपके डेटाबेस के स्ट्रक्चर को डिस्क्राइब करता है और वो डिस्क्राइब करने के लिए किस चीज़ की मदद लेता है? डायग्राम की। तो जिस डायग्राम की वो मदद ले रहा है, जिस डायग्राम की मदद से वो किसी पर्टिकुलर डेटाबेस के स्ट्रक्चर को एक्सप्लेन कर रहा है या डिस्क्राइब कर रहा है, उस पर्टिकुलर डायग्राम को हम ER डायग्राम बोलते हैं, मतलब एंटिटी रिलेशनशिप डायग्राम। ये कोई नॉर्मल डायग्राम नहीं है कि आप कोई भी डायग्राम बना के आप जो है स्ट्रक्चर को एक्सप्लेन कर देंगे। ER मॉडल के अंडर एक पर्टिकुलर डायग्राम आप यूज करते हैं और उस पर्टिकुलर डायग्राम को हमने एंटिटी रिलेशनशिप डायग्राम बोला है। तो इस एक 3 लाइनों के कॉम्बिनेशन से हमें क्या समझ में आया? हमें ये समझ में आया कि हम एंटिटी रिलेशनशिप मॉडल को यूज करते हैं। क्यों यूज करते हैं? ताकि हम हमारे डेटाबेस के स्ट्रक्चर को डिस्क्राइब कर सकें। कैसे डिस्क्राइब कर सकें? बाय यूजिंग सम पर्टिकुलर टाइप ऑफ डायग्राम। और उस पर्टिकुलर डायग्राम को हम क्या बोलते हैं? एंटिटी रिलेशनशिप डायग्राम। इज इट क्लियर? नाउ an ER model is a design or blueprint of a database that can later be implemented as a database। ऐसा नहीं होता है कि आप जब भी डेटाबेस डिज़ाइन करेंगे या डिज़ाइन मतलब डेटाबेस आपको बनाना है मान लीजिए, और आप तुरंत से उसको इम्प्लीमेंट करना शुरू कर देंगे, तुरंत से आप डेटाबेस को लिखना शुरू कर देंगे या उसको कंस्ट्रक्ट करना शुरू कर देंगे। ऐसा कभी भी नहीं होता है। हर चीज़ को एक्चुअल में प्रैक्टिकली इम्प्लीमेंट करने से पहले उसका हम कोई डिज़ाइन हमेशा बनाते हैं। आप नॉर्मल सी का प्रोग्राम या C++ के प्रोग्राम या जो भी आपने प्रोग्राम्स अभी तक बनाए हैं, आप सीधा आपको ऐसा नहीं है कि लॉजिक क्रिएट करना शुरू कर देते हैं। मान लीजिए मैं आपको एक पैटर्न बनाने को दूं कि आपको एक पिरामिड बनाना है, एस्ट्रिक यूज करने हैं और एक पिरामिड बनाना है, तो आप डायरेक्टली लॉजिक लगा के ऐसा कोड डायरेक्टली कोडिंग करना शुरू नहीं कर देंगे। डायरेक्टली आप लॉजिक पे नहीं आ जाते हैं।
आप पहले एक ब्लूप्रिंट तैयार करते हैं, आप सोचते हैं, उसमें दिमाग लगाते हैं कि किस तरीके से मेरे लूप एग्जीक्यूट होंगे, किस तरीके से मुझे रो प्रिंट करवानी है, किस तरीके से मुझे उस पैटर्न में कॉलम प्रिंट करवाना है। तो वहाँ आप अपना लॉजिक जो है, उस लॉजिक की डिजाइनिंग करते हैं अपने माइंड में। तो एक तरीके से आप एक ब्लूप्रिंट तैयार कर रहे हैं कि मैं जो प्रोग्राम बनाने वाली हूँ तो वो किस तरीके से होगा, उसमें कैसे मैं कोड लिखूंगी, मैं उसमें कैसा लॉजिक लगाऊंगी। जब आप सब पूरा ब्लूप्रिंट तैयार कर देते हैं, उसके बाद आप कोडिंग करना स्टार्ट करते हैं। और अगर आप ऐसा नहीं करते हैं तो आप प्लीज करना शुरू कर दीजिए, क्योंकि एक अच्छे प्रोग्रामर की पहचान यही है कि वो पहले एक प्रोग्राम का ब्लूप्रिंट शुरू करता है, ब्लूप्रिंट बनाता है, एक डिजाइन बनाता है, और वो डिजाइन पूरा उसको क्रॉस चेक करने के बाद, जैसे हम बोलते हैं ना हमारी लैंग्वेज में, कंप्यूटर की लैंग्वेज में हम बोलते हैं कोड को ड्राई रन करना। ड्राई रन मीन्स एक्चुअल रन नहीं, ड्राई रन मतलब आप खुद से जब उसको रन कर रहे हैं और ये चेक करने की कोशिश कर रहे हैं क्या हमारा पर्टिकुलर कोड सक्सेसफुली एग्जीक्यूट होगा या नहीं। किसी भी काम को करने से पहले हम एक ब्लूप्रिंट जरूर बनाते हैं। आप अगर अपने मकान को देखें, आप अपने हाउस को देखें, तो उसको कंस्ट्रक्ट करने से पहले ऐसा नहीं है सीधा आपने मटेरियल ले लिया और आपने अपना हाउस है वो उसको बिल्ड करना शुरू कर दिया। ऐसा नहीं होता है। आप एक आर्किटेक्ट की मदद से एक आर्किटेक्चर पूरा डिजाइन करवाते हैं कि हमारा जो हाउस है, हमारा जो होम है, उसका आर्किटेक्चर कैसा होगा। वो आर्किटेक्ट आपको आके डिसाइड करवाता है कि ये आपके हाउस का ब्लूप्रिंट होगा और इस तरीके से हम आपके एक्चुअल होम को बिल्ड करेंगे। सो इन द सेम वे, ER मॉडल इज अ डिजाइन और ब्लूप्रिंट ऑफ अ डेटाबेस। हम डेटाबेस बनाने से पहले इस मॉडल को यूज करते हैं ताकि हम हमारे डेटाबेस की डिजाइनिंग कर सकें और एक ब्लूप्रिंट तैयार कर सकें। और जब वो ब्लूप्रिंट बन जाता है तो उसके बाद हम हमारे डेटाबेस को इम्प्लीमेंट करना शुरू करते हैं। So, ER model is a design or blueprint of a database that can later be implemented as a database, जिसे बाद में हम एक्चुअल डेटाबेस के रूप में इम्प्लीमेंट करते हैं। और ER मॉडल में जो हम ये ब्लूप्रिंट बना रहे हैं, मैं बार बार कह रही हूँ कि हम डिजाइनिंग करते हैं, हम ब्लूप्रिंट बनाते हैं। तो ये जो ब्लूप्रिंट है वो किसकी मदद से बनता है? ये ब्लूप्रिंट या ये डिजाइन किसकी मदद से बनता है? ये बनता है एंटिटी रिलेशनशिप डायग्राम की मदद से, दैट इज ER डायग्राम। ओके, नाउ द मेन कंपोनेंट ऑफ ER मॉडल आर एंटिटी सेट, एट्रीब्यूट्स एंड रिलेशनशिप सेट। ER मॉडल में तीन कंपोनेंट होते हैं मेन। एंटिटी सेट होता है, एट्रीब्यूट्स होते हैं और रिलेशनशिप सेट होते हैं। इट इज अ हाई लेवल डेटा मॉडल। ये क्या है? हाई लेवल डेटा मॉडल है, क्योंकि इसमें एकदम एब्स्ट्रैक्ट है। ये आपको कोई डिटेल में नहीं जाना होता, लो लेवल पे जाके आपको अपनी फाइल के स्ट्रक्चर के बारे में बात नहीं करना होता, आपको डेटा के बारे में बात नहीं करना होता। आपको सिर्फ ऊपर ऊपर लेवल पे देखना होता है कि किस किस तरीके के हमारी एंटिटी होगी हमारे डेटाबेस में। और एंटिटी मैंने आपको पहले बता रखा है, एंटिटी इज नथिंग बट रियल वर्ल्ड ऑब्जेक्ट। जब हम एक कॉलेज की बात कर रहे हैं तो आप स्टूडेंट हैं, आप एक एंटिटी होंगे, आपके कुछ एट्रीब्यूट्स होंगे, स्टूडेंट का नेम, स्टूडेंट का आईडी, स्टूडेंट का एड्रेस। इसी तरह मैं फैकल्टी हूँ, मैं टीचर हूँ, तो मैं एक अलग एंटिटी हो गई, मेरे एक अलग एट्रीब्यूट्स होंगे, टीचर का आईडी, टीचर का सब्जेक्ट, टीचर का क्वालिफिकेशन, टीचर का नेम। और इसी तरह कॉलेज अपने आप में भी एक एंटिटी होगा। इसी तरीके से कहा यह जा रहा है कि ये जो मॉडल है ये हाई लेवल डेटा मॉडल होता है। और इस हाई लेवल डेटा मॉडल में हम ऊपर ऊपर की बातें करते हैं, मतलब एंटिटी क्या होगी, इनके बीच में रिलेशनशिप क्या होगा। हम एक्चुअल में डेटा के ऊपर काम नहीं कर रहे होते, हम सिर्फ मॉडलिंग कर रहे होते हैं कि हमारा डेटाबेस कुछ इस तरीके से है। सो दिस मॉडल इज यूज्ड टू डिफाइन द डेटा एलिमेंट्स एंड रिलेशनशिप फॉर अ स्पेसिफाइड सिस्टम। डेटा एलिमेंट्स मीन्स हमारा एंटिटी सेट के बारे में ही बात हो रहा है कि हमारे जो भी एंटिटीज हैं उनमें जो भी एट्रीब्यूट्स हैं उनके और अदर जो एंटिटीज हैं उनके बीच में क्या रिलेशनशिप होगा, किस तरीके से हमारा जो एंटिटी हम उसको डिफाइन कर रहे हैं किसी पर्टिकुलर स्पेसिफाइड सिस्टम के लिए। नाउ ER मॉडल हमने देखा। अब ER मॉडल के अंदर जो मेन उसका जो पिलर है, ER मॉडल का जो पिलर है वो क्या है? ER डायग्राम। तो ER मॉडल पढ़ रहे हैं और ER डायग्राम नहीं पता तो फिर आप ये मान लीजिए कि आपको ER मॉडल ही नहीं पता। तो हमने ER मॉडल देख लिया कि ER मॉडल में क्या क्या होता है। सो इन ER मॉडलिंग द डेटाबेस स्ट्रक्चर इज पोर्ट्रेड एज अ डायग्राम called an entity relationship diagram.
ER मॉडलिंग में हमने क्या कहा था कि हम मॉडलिंग करते हैं, हम एक स्ट्रक्चर बनाते हैं, एक स्ट्रक्चर, हम एक ब्लूप्रिंट, एक डिजाइन तैयार करते हैं हमारे डेटाबेस की। तो वही बोला गया है कि जो डेटाबेस की हम डिजाइन तैयार कर रहे हैं, वो डिजाइन किसकी मदद से कर रहे हैं? एंटिटी रिलेशनशिप डायग्राम। दैट मीन्स द डेटाबेस स्ट्रक्चर इज पोर्ट्रेड एज अ डायग्राम। हम हमारे डेटाबेस को एक डायग्राम की तरह डिजाइन कर रहे हैं, और उस डायग्राम को हम फाइनल क्या बोल देते हैं? एंटिटी रिलेशनशिप डायग्राम। An ER diagram shows the relationship among entity set. ER diagram का काम क्या है कि जितने भी entity set हैं उनके बीच में रिलेशनशिप दिखाए। अब एंटिटी सेट क्या है? फिर हमें ये तो समझ में आ गया कि ER मॉडलिंग में हम ER डायग्राम यूज करते हैं, और ER डायग्राम का काम है कि एंटिटी सेट के बीच में रिलेशनशिप दिखाए। तो रिलेशनशिप भी हमें पता है, तो ये एंटिटी सेट क्या है? सी, the entity set is a group of similar entities and these entities can have attributes. जैसे मैं बोलती हूँ स्टूडेंट, तो क्या पूरे कॉलेज में एक ही स्टूडेंट होगा? स्टूडेंट एक एंटिटी है, टीचर एक एंटिटी है, तो क्या पूरे कॉलेज में एक ही स्टूडेंट होता है? नहीं, एक कॉलेज में बहुत सारे स्टूडेंट्स होते हैं। तो ये जो बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं, ये तो सिमिलर टाइप के हो गए ना। अगर एक स्टूडेंट को हम एंटिटी बोल रहे हैं, तो मल्टीपल स्टूडेंट्स को भी तो हम एंटिटी ही बोलेंगे। और ये जो सिमिलर एंटिटीज है स्टूडेंट, ये जो स्टूडेंट्स हैं जिन्हें हम सिमिलर एंटिटीज बोल रहे हैं, उनके ग्रुप को हम क्या कह देते हैं? एंटिटी सेट। तो आप BCA सेकेंड ईयर में अगर 60 बच्चे हैं, तो 60 बच्चों को हम क्या बोलेंगे? एंटिटी सेट। और अगर एक सिंगल बच्चे को पॉइंट आउट करती हूँ मैं, तो वो क्या हो गया? एंटिटी। ओके, so an ER diagram shows the relationship among entity sets. An entity set is a group of similar entities and these entities can have attribute. हर student के attributes हो सकते हैं। In terms of DBMS के term में अगर हम देखें, तो entity क्या होता है? Entity is a table with attribute in database. इस लाइन को समझना, दो कंटेक्स्ट में बोला गया है। अब एंटिटी अगर हम ER डायग्राम के रेस्पेक्ट में देखें, तो कोई भी रियल वर्ल्ड ऑब्जेक्ट आपकी एंटिटी है। आप ER डायग्राम की मदद से क्या कर रहे हैं? आप ER डायग्राम की मदद से अपने डेटाबेस के स्ट्रक्चर को पोर्ट्रे कर रहे हैं, और बाद में उसी डेटाबेस के स्ट्रक्चर को आप इंप्लीमेंट करेंगे एक्चुअल डेटाबेस में। तो ये मैपिंग हो रही है ना। आपने ER डायग्राम बनाया, आपने कौन सी मॉडलिंग काम मिली? ER मॉडलिंग। ER मॉडलिंग में आप ER डायग्राम यूज करते हुए अपने डेटाबेस के स्ट्रक्चर को डिस्क्राइब कर रहे हैं या डिजाइन कर रहे हैं कि मेरा डेटाबेस कुछ इस तरीके से होगा। तो अब जब उसको एक्चुअल डेटाबेस में कन्वर्ट करना है, तो आपने अपने ER डायग्राम में जो एंटिटी ले रखी है, उसको हम कैसे इंप्लीमेंट करें? उस एंटिटी को इंप्लीमेंट किया जाता है इन टर्म्स ऑफ टेबल। जैसे कि स्टूडेंट एक एंटिटी था ER डायग्राम में, उसके कुछ एट्रीब्यूट्स थे। अब जब हम उसे एक्चुअल में इंप्लीमेंट करेंगे, तो स्टूडेंट अब एक टेबल का नाम हो गया, और जो एट्रीब्यूट्स है वो हो गए कॉलम नेम। जैसे कि स्टूडेंट का आईडी, स्टूडेंट का नेम, स्टूडेंट का एट्रीब्यूट, स्टूडेंट का एड्रेस, स्टूडेंट के मार्क्स। क्लियर है आपको ये पॉइंट? अगर आप ER डायग्राम की बात करते हैं, तो वहां तो आपने सिर्फ एक पिक्चोरियल फॉर्म में दिखा दिया कि ये हमारी एंटिटी है, इसके ये एट्रीब्यूट्स होंगे। तो ये तो आपने एक ब्लूप्रिंट तैयार किया है ना। घर का भी आप ब्लूप्रिंट तैयार करते हैं कि यहाँ पे लॉबी एरिया होगा, यहाँ पे हमारा किचन एरिया होगा, यहाँ पे हमारा हॉल होगा, यहाँ पे मास्टर बेडरूम होगा। तो ये आप क्या करें? एक आपने ब्लूप्रिंट तैयार किया। एक्चुअल में आप जब उसको इम्प्लीमेंट करने लगेंगे, तो वो अलग तरीके से इम्प्लीमेंट होगा ना। ऐसा तो नहीं है कि आप अपने लैंड के ऊपर वो ब्लूप्रिंट ले जाके रख देंगे और बोल देंगे ये घर बन गया हमारा। ऐसा नहीं होता है ना। आप एक्चुअल में उसको इम्प्लीमेंट जब करते हैं, तो डिजाइनिंग होती है, अलग तरीके से होती है डिजाइनिंग। उस डिजाइन को ही फॉलो किया जाता है जो ब्लूप्रिंट में मेंशन है, लेकिन उसमें मटेरियल कुछ और लग रहा है और दिखने में वो अलग है। तो ER डायग्राम देखने में एक पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन के तौर पे है, लेकिन जब आप उसको इंप्लीमेंट करते हैं डेटाबेस में, अपने डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम के रेस्पेक्ट में, जब आप अपने डेटाबेस को इंप्लीमेंट करेंगे, तो हर एक एंटिटी कन्वर्ट हो जाती है एक टेबल में, जिसमें मैंने बताया कि एंटिटी का जो नाम है वो टेबल का नाम हो जाता है, उस एंटिटी के जो एट्रीब्यूट्स है वो कॉलम के नेम हो जाते हैं, और फिर आप उन कॉलम्स के रेस्पेक्ट में डेटा को एंटर करना शुरू करते हैं।
So in terms of DBMS, an entity is a table with attributes in database. So by showing relationship among tables and their attributes, ER diagram shows the complete logical structure of a database. तो हम ER डायग्राम में क्या कर रहे हैं, हम हमारी टेबल्स के बीच में या एंटिटीज के बीच में, उनके एट्रीब्यूट्स के बीच में रिलेशनशिप डिपिक्ट करते हैं. और इसी तरीके से ER डायग्राम आपके कंप्लीट डेटाबेस का लॉजिकल स्ट्रक्चर शो करता है. लेट्स हैव अ लुक एट अ सिंपल ER डायग्राम टू अंडरस्टैंड दिस कंसेप्ट. ये जो भी मैंने थियोरेटिकली यहाँ पे बातें बोली, उसको अब हम विजुअलाइज करेंगे with the use of a simple example. For example, suppose we design a school database. हम एक स्कूल, यहाँ पे स्कूल मैंने मेंशन कर दिया और यहाँ पे कॉलेज हो गया, तो आप प्लीज काइंडली स्कूल को कॉलेज ही समझ लीजिए. ओके, सो मान लीजिए हम एक कॉलेज का डेटाबेस डिजाइन कर रहे हैं. इन दिस डेटाबेस द स्टूडेंट will be an entity with attributes like student ID, student name, student address. The college can be another entity with attributes like college ID, college name, and there will be a relationship between them. तो हमने अभी तक यही तो बोला कि ER डायग्राम में हम एंटिटी सेट लेते हैं, उन एंटिटी सेट के जो एट्रीब्यूट्स हैं, उनके जो अदर एंटिटी सेट है, उनके बीच में हम रिलेशनशिप दिखाते हैं, इसी तरीके से हम डिपिक्ट करते हैं. तो ये वो डायग्राम है जिसे हम ER डायग्राम बोल रहे हैं. और इस ER डायग्राम में देखिए क्या किया आपने, जो एंटिटी है, एंटिटी माने कि रियल वर्ड ऑब्जेक्ट. तो जब हम कॉलेज का एक एग्जांपल लेंगे, हम कॉलेज का अगर डेटाबेस बना रहे हैं तो कॉलेज में स्टूडेंट तो होगा ही होगा. तो स्टूडेंट एक एंटिटी हो गया, ठीक है. उस स्टूडेंट के कुछ एट्रीब्यूट्स हो गए, जैसे कि स्टूडेंट आईडी, स्टूडेंट का नेम, स्टूडेंट का एड्रेस. इसी तरीके से कॉलेज भी एक एंटिटी हो गया. अब आप बोले कि मैम कॉलेज तो एक ही है, इसका कैसे एंटिटी सेट होगा. मान लीजिए आप एक यूनिवर्सिटी में हैं, एक यूनिवर्सिटी से एफिलेटेड है. एक यूनिवर्सिटी से एफिलेटेड बहुत सारे कॉलेजेस होते हैं, जैसे कि कनौरिया पीजी महिला महाविद्यालय राजस्थान यूनिवर्सिटी से एफिलेटेड है. इसी तरह अदर जो आपके जैसे परिष्कार कॉलेज हो गया, या फिर आपका सुबोध गर्ल्स कॉलेज है, तो ये किससे एफिलेटेड है, राजस्थान यूनिवर्सिटी से. तो देखा जाए तो राजस्थान यूनिवर्सिटी के अंडर बहुत सारे कॉलेजेस आ सकते हैं. उन कॉलेजेस का कोई आईडी हो सकता है और उन कॉलेज का कोई नाम भी होगा. सो स्टूडेंट एक आईडी हो गया, एक एंटिटी हो गया, सॉरी स्टूडेंट एक एंटिटी हो गया, कॉलेज एक एंटिटी हो गया, और इन दोनों एंटिटी के कुछ एट्रीब्यूट्स हो गए. ओके, अब इनके बीच में रिलेशनशिप क्या है. स्टूडेंट स्टडी इन कॉलेज. स्टूडेंट और कॉलेज के बीच में क्या रिलेशनशिप हो सकता है. स्टूडेंट स्टडी इन कॉलेज. स्टूडेंट किसी भी कॉलेज के अंदर पढ़ाई करने के लिए आते हैं. अगर मैं आपको यहाँ पे मान लीजिए यहाँ पे एक दूसरा एग्जांपल आपको दूं, और मैं यहाँ पे लिखती हूँ एक्टर और यहाँ पे मैं लिखती हूँ मूवी. तो एक एक्टर और मूवी के बीच में क्या रिलेशनशिप होगा. एक्टर एक रियल वर्ल्ड ऑब्जेक्ट है, मूवी को हम एक रियल वर्ल्ड ऑब्जेक्ट कंसिडर कर सकते हैं. मूवी का कुछ नेम हो सकता है, कुछ और एट्रीब्यूट्स हो सकते हैं, उसका किस टाइप की है मूवी वो हो सकता है. तो इस तरीके से एंटिटी अलग अलग हो सकती है. तो इस एक एक्टर और एक मूवी के बीच में क्या रिलेशनशिप होगा. एक्टर एक्ट्स इन मूवी. ओके, एक सिंगर है और एक सॉन्ग है, तो क्या रिलेशनशिप होगा. सिंगर सिंग अ सॉन्ग. तो ये एक तरीके से एक इंग्लिश टाइप एक जो हम स्टेटमेंट बना रहे हैं, तो उसमें आप क्या करें, रिलेशनशिप का मतलब है कि एक्चुअल में जो जैसे स्टूडेंट और कॉलेज के बीच में आप क्या मतलब, आप ये तो नहीं कर सकते कि स्टूडेंट सिंग्स इन कॉलेज, ये तो कोई सेंसिबल रिलेशनशिप नहीं हुआ. एक बेसिक रिलेशनशिप क्या है कि स्टूडेंट कॉलेज के अंदर पढ़ने आता है, तो ये उसका रिलेशनशिप है. तो इस तरीके से आप ER डायग्राम में एंटिटी का किसी दूसरी एंटिटी के साथ रिलेशनशिप डिपिक्ट करते हैं, और जो रिलेशनशिप होता है वो हमेशा इस तरीके डायमंड बॉक्स में रिप्रेजेंट किया जाता है. स्टूडेंट एक एंटिटी है, उसको आप हमेशा रेक्टेंगल
में रेक्टेंगुलर जो बॉक्स है उसमें आप डिपिक्ट करेंगे, इसी तरह कॉलेज को भी आपने रेक्टेंगुलर बॉक्स में डिपिक्ट किया है। रिलेशनशिप आपका डायमंड बॉक्स में आ जाएगा, और जो एट्रीब्यूट्स हैं वो ओवल शेप में आते हैं। जनरली इन्हें ओवल शेप में मेंशन किया जाता है। तो ये कुछ नोटेशंस हैं ईआर डायग्राम के, कि ईआर डायग्राम को बनाने के लिए आप जो सिंबल्स यूज करते हैं उनको हम बोलते हैं ईआर डायग्राम नोटेशंस। सो मैंने अभी बेसिक 3 नोटेशन आपको बताए। चौथा नोटेशन क्या है? दीज एरो। ये एरो आपके बेसिकली कनेक्टिविटी के लिए काम में आते हैं। सो ये एक बेसिक एग्जांपल है जो मैंने आपको ईआर डायग्राम के कंसेप्ट को एक्सप्लेन करने के लिए यहाँ पे यूज में लिया है। सो हमने क्या देखा कि ईआर मॉडल में हम ईआर डायग्राम यूज करते हैं, और ईआर डायग्राम क्या है? बेसिकली एंटिटीज या एंटिटी सेट्स और उनके एट्रीब्यूट्स के रिलेशनशिप को डिपिक्ट करता है, और उसकी मदद से हम हमारे किसी भी डेटाबेस को, चाहे वो स्कूल के लिए हो, चाहे कॉलेज के लिए हो, चाहे बैंक के लिए हो, चाहे किसी भी तरह का डेटाबेस हो, उसके लॉजिकल स्ट्रक्चर को डिजाइन करने के लिए हम ईआर मॉडल को यूज करते हैं, और उसके अंदर हम ईआर डायग्राम बनाते हैं। ER diagram notations. Below picture depicts about different notations we need while using ER diagram in DBMS. जब भी हमें DBMS बनाना है तो हम उस DBMS को बनाने से पहले उसके लिए कोई डेटा मॉडल यूज करेंगे। हमारे केस में हम ER मॉडल यूज कर रहे हैं, और ER मॉडल के अंदर हम ER डायग्राम बनाते हैं। सो जो ये रेक्टेंगल है, ये रेक्टेंगल रिप्रेजेंट करता है एंटिटी को। ओवल जो है वो रिप्रेजेंट करता है एट्रीब्यूट को। डायमंड बॉक्स रिप्रेजेंट करता है रिलेशनशिप को, और ये लिंक जो है, ये लिंक एट्रीब्यूट्स को एंटिटी सेट्स के साथ जोड़ता है। दिस पर्टिकुलर सिंबल इज यूज्ड टू लिंक एट्रीब्यूट्स टू एंटिटी सेट्स और एंटिटी सेट्स टू रिलेशनशिप सेट। जैसे इस एग्जांपल में देखिए, ये लिंक्स आपने यहाँ पे एक पर्टिकुलर एंटिटी को उसके एट्रीब्यूट्स के साथ लिंक करने के लिए ये एरोज तो नहीं बोल सकते इन्हें, नॉर्मल लाइंस हैं ये, जिनको आपने यूज में लिया है। और इसी तरह आप एक एंटिटी को दूसरे एंटिटी के साथ रिलेशनशिप के थ्रू अगर कनेक्टिविटी दिखाते तो भी इन लिंक्स को आप यूज करते हैं। ये जो डबल सर्कल्ड या डबल ओवल है, इसको डबल ओवल आप बोल सकते हैं, इट रिप्रेजेंट मल्टी वैल्यूड एट्रीब्यूट। अब ये मल्टी वैल्यूड एट्रीब्यूट क्या है, ये डिराइव्ड एट्रीब्यूट्स क्या है, इसके लिए एक पूरा सेपरेट लेक्चर होगा। आपको सिर्फ नोटेशंस ध्यान रखने हैं कि जब हम डबल ओवल कर देते हैं तो उसका मतलब है मल्टी वैल्यूड एट्रीब्यूट, ऐसा एट्रीब्यूट जिसकी एक से ज्यादा वैल्यू हो सकती है। फॉर एग्जाम्पल फोन नंबर की अगर हम बात करें तो एक बच्चे के साथ हो सकता है कि मल्टीपल फोन नंबर्स हो, एक से ज्यादा फोन नंबर हो रखता हो। इसी तरह ये जो डैश्ड ओवल है वो रिप्रेजेंट करता है डिराइव्ड एट्रीब्यूट, ऐसे एट्रीब्यूट्स जिनकी वैल्यू डायरेक्टली नहीं दी जाती, फाइंड आउट की जाती है। ऐसे एट्रीब्यूट्स जिनकी वैल्यू डायरेक्टली नहीं दी जाती, फाइंड आउट की जाती है। फॉर एग्जाम्पल, अगर मुझे किसी भी पर्टिकुलर बच्चे की एज पता करनी है तो मुझे उसका बर्थ डेट पता होना चाहिए, और मुझे करंट डेट, जो आज एट प्रेजेंट जो डेट चल रहा है, वो मुझे पता होना चाहिए। इन दोनों डेट की मदद से मैं किसी भी बच्चे की एज को डिराइव कर सकती हूँ, मतलब फाइंड आउट कर सकती हूँ। तो ऐसे एट्रीब्यूट्स जिनकी वैल्यू हम फाइंड आउट करते हैं किसी प्री एग्जिस्ट एट्रीब्यूट्स की मदद से, उनको रिप्रेजेंट करने के लिए जो नोटेशन है वो है डैश्ड ओवल। इनको हम सेपरेटली एक पूरा लेक्चर में कवर करेंगे, आपको सिर्फ अभी इंट्रोडक्शन में दे रही हूँ। नेक्स्ट जो नोटेशन है वो है डबल लाइन। अभी तक हमने सिंगल लाइन देखी, ये डबल लाइन रिप्रेजेंट करती है टोटल पार्टिसिपेशन ऑफ एंटिटी। इसकी डिटेल में मैं नहीं जाऊंगी क्योंकि ये एक थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा इस लेवल पे। सो आप सिर्फ इतना ध्यान रखें कि जब हम डबल लाइन यूज करते हैं इसका मतलब कि एंटिटी का टोटल पार्टिसिपेशन है। अब टोटल पार्टिसिपेशन क्या है, वी विल कवर इट इन आवर नेक्स्ट लेक्चर। नाउ ये जो डबल रेक्टेंगल आपको दिख रहा है, सिंगल रेक्टेंगल एंटिटी को रिप्रेजेंट करता है, लेकिन वही रेक्टेंगल अगर डबल फॉर्म में आपको दिखाई दे तो वो रिप्रेजेंट करता है वीक एंटिटी को। किसको रिप्रेजेंट करता है? वीक एंटिटी को। इसी तरीके से अगर डायमंड बॉक्स भी डबल हो, डबल डायमंड बॉक्स आपको दिखे, तो वो रिप्रेजेंट करेगा वीक रिलेशनशिप को। तो इनको आप रिलेट कर सकते हैं कि जब नॉर्मल
एक रेक्टेंगल है तो वो नॉर्मल एंटिटी है, और अगर नॉर्मल डायमंड बॉक्स है तो वो एक नॉर्मल रिलेशनशिप है। ये देखिए, नॉर्मल रेक्टेंगल रिप्रेजेंट एंटिटी, नॉर्मल डायमंड बॉक्स रिप्रेजेंट रिलेशनशिप। बट जो डबल फॉर्म में आपको रेक्टेंगल और डायमंड बॉक्स दिख रहा है वो वीक, वहां पे वीक कीवर्ड आ जाएगा, वीक एंटिटी वीक रिलेशनशिप। इसी तरीके से आप देख रहे हैं कि एक ओवल के साथ दो ओवल अटैच हैं। अभी तक के ऐसे आप देखिए इस वाले डायग्राम में इस तरीके से सिर्फ एक ही ओवल था, ठीक है, एक ओवल किसी दूसरे ओवल से कनेक्टेड नहीं था। तो अभी ये जो आपको मैं नोटेशन दिखा रही हूँ, इसमें एक ओवल के साथ दो ओवल कनेक्टेड हैं। ये रिप्रेजेंट करते हैं कंपोजिट एट्रीब्यूट को। कंपोजिट एट्रीब्यूट मतलब ऐसा एट्रीब्यूट जो एक या एक से ज्यादा, दो या दो से ज्यादा, एक या एक से ज्यादा नहीं, दो या दो से ज्यादा एट्रीब्यूट के कॉम्बिनेशन से बना हो। जैसे कि आपका नाम, कई बार फॉर्म भरते टाइम आपसे आपका फर्स्ट नेम, मिडल नेम, लास्ट नेम ये पूछा जाता है। तो अगर मैं यहाँ पे लिखती हूँ नेम, स्टूडेंट नेम, तो स्टूडेंट नेम के भी दो पार्ट हो सकते हैं, फर्स्ट नेम, लास्ट नेम। तो एक ओवल से जब दो ओवल या एक एट्रीब्यूट से जब दो एट्रीब्यूट ऐसे डायरेक्टली रिलेटेड हो तो उसे हम बोलते हैं कॉम्पोजिट एट्रीब्यूट्स। लास्ट नोटेशन क्या है कि ओवल मतलब कि एक एट्रीब्यूट, उसमें इस तरह की कोई अंडरलाइन, तो ये रिप्रेजेंट करता है आपकी की एट्रीब्यूट को या सिंगल वैल्यूड एट्रीब्यूट, और इसको शॉर्ट में बोले तो ये रिप्रेजेंट करता है प्राइमरी की को। मैंने इस डायग्राम में कोई भी प्राइमरी की, अभी अगर मैं आपसे पूछूं क्या इनमें से कोई प्राइमरी की है, तो आप स्ट्रेट फॉरवर्डली बोलेंगे नो मैम, देयर इज नो प्राइमरी की, बिकॉज आपने कोई भी एट्रीब्यूट के नीचे अंडरलाइन नहीं किया है। हम ईआर डायग्राम में अगर हमें ये पहचानना है कि कौन सा पर्टिकुलर एट्रीब्यूट हमारा प्राइमरी की है, तो वो हम किस तरीके से पहचानते हैं, वो हम इस तरीके से पहचानते हैं कि हम देखते हैं कि किस पर्टिकुलर एट्रीब्यूट के नीचे अंडरलाइन है। सो यहाँ पे किसी के नीचे भी अंडरलाइन नहीं है, लेकिन स्टूडेंट आईडी और कॉलेज आईडी के नीचे अंडरलाइन होना चाहिए था। सो इस एग्जांपल में कॉम्प्लेक्सिटी कम करते हुए मैंने इस तरह का एग्जांपल नहीं लिया, लेकिन आप फ्यूचर में ध्यान रखेंगे जब भी आप ईआर डायग्राम बनाएंगे तो आप उस एट्रीब्यूट को जिसको आप एज अ प्राइमरी की यूज कर रहे हैं अपने टेबल में, उसके उस एट्रीब्यूट के नीचे आपको अंडरलाइन करना होगा। सो ये सब ईआर डायग्राम के नोटेशंस थे। हमने आज पढ़ा ईआर मॉडल क्या होता है, ईआर डायग्राम क्या होता है, और एक एग्जांपल लेके हमने ईआर डायग्राम को समझा और हमने ईआर डायग्राम के नोटेशंस देखे। और ये स्लाइड प्रिपेयर करने के लिए मैंने इन वेबसाइट्स का यूज़ किया है। आप फर्दर इस टॉपिक को अगर एक्सप्लोर करना चाहते हैं तो आप इन वेबसाइट्स को विजिट कर सकते हैं। नेक्स्ट लेक्चर में हम आगे के टॉपिक्स कवर करेंगे। सो थैंक यू सो मच।